गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 9 विषय हिंदी साहित्य चैप्टर सेकंड। आज की इस क्लास का शीर्षक है मेरे संग की औरतों के प्रश्न उत्तर। यह चैप्टर मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखित चैप्टर है और इस क्लास का यह पांचवा अर्थात इस चैप्टर का पांचवा भाग है। इस चैप्टर के बारे में हमने 4 भागों में इस चैप्टर के बारे में हमने पढ़ा था, व्याख्या पढ़ी थी अच्छी से। और मृदुला गर्ग जी ने जैसा कि अपने परिवार की जितनी भी औरतें हैं, चाहे वो नानी हो, चाहे दादी हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई और हो, और नाना जी के बारे में और अपने बारे में, पिताजी के बारे में और इनकी जो सभी बहनें थीं उन सभी के बारे में उन्होंने उनके व्यवहार के बारे में, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी सत्यता को लेकर, उनकी कार्यकुशलता को लेकर सारी बातों के बारे में हमने 4 भागों में अर्थात इसके जो 4 भाग हैं उसमें हमने अच्छे से पढ़ा और इस चैप्टर को फिनिश किया। अब हम इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न और उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक का कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थीं। अर्थात लेखिका ने अपनी नानी को देखा नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित हैं। इसके आंसर में उत्तर है लेखिका ने भले ही अपनी नानी को नहीं देखा था, पर अपनी माँ, पिताजी आदि से उनके बारे में सुनकर बहुत कुछ जान गई थी। लेखिका ने अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभाव होने के निम्नलिखित कारण थे। अर्थात उन्होंने अपनी माँ और दादी से और दादाजी से सुना उनके बारे में, तो उससे उस नानी जी के व्यक्तित्व से वो प्रभावित हो गई थी। उसके कारण थे नंबर 1, लेखिका की नानी अपनी बेटी लेखिका की मां की शादी आज़ादी के सिपाही से कराना चाहती थी। इससे उनका स्वतंत्रता के लिए जुनून होने का पता चलता है। जो मेरी नानी थी, लेखिका मृदुला गर्ग जी कह रही हैं, जो मेरी नानी थी, मेरी नानी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि अपनी बेटी की शादी वो किसी स्वतंत्रता सेनानी से कराना चाहती थी। इससे उनके अंदर देश के प्रति जुनून की भावना देखने को मिलती है। नंबर 2, लेखिका की नानी को अपनी बेटी की हमेशा चिंता रहती थी, वे ममतामयी माँ थी। और जो नानी जी थी लेखिका की, मृदुला गर्ग जी की, उन नानी की विशेषताओं के बारे में यहाँ बताया जा रहा है इस प्रश्न में। वो इन सभी कारणों से वो प्रभावित थी नानी से। तो दूसरी बात, वो अपनी बेटी को अर्थात मृदुला गर्ग जी की माँ को बहुत स्नेह करती थी और उनके अंदर ममता थी, क्योंकि ममता का होना बहुत जरूरी है। अगर ममता ना हो, लेकिन इनकी नानी के अंतर्गत अपनी बेटी को लेकर काफी चिंता रहती थी और ममतामयी भावना थी अपनी बेटी के प्रति। नंबर 3, उनकी नानी पर्दानसी, अनपढ़, परंपरागत ढंग से रहने वाली महिला थी, पर वे निजी जीवन में आजाद ख्यालों वाली थी। अर्थात पर्दानसी थी, पर्दा को मानने वाली थी, अनपढ़ थी और परंपरागत ढंग से जीने वाली भी थी, पर वे निजी जीवन में आजाद ख्यालों वाली थी। लेकिन निजी जीवन में वो अपने आज़ादी के साथ में ख्वाब देखती थी और उन्होंने परंपरागत को जीते हुए भी मतलब अपनी बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी से, स्वयं जो पर्दानसी औरत ने कभी भी जिंदगी में किसी पराये मर्द से बात ना की हो, उन्होंने अपने जो पति इनके नाना जी थे उनसे, उनके मित्र प्यारेलाल शर्मा जी से मिलने को कहा। तब सब लोग एकदम अवाक रह गए कि बताइए, जिसने कभी भी अन्य मर्द से बात ना की हो, आज वो अपने पति के सामने पर्दा ना खोला हो और अन्य मर्द के सामने वो बात करने को तैयार हो रही है। उनकी नानी स्पष्टवादिनी महिला थी, अर्थात स्पष्ट बोलती थी। इनकी नानी की सबसे बड़ी विशेषता थी। उन्होंने बिना संकोच अपने मन की बात स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कह दी, जिसे सुनकर सब दंग रह गए। और इनकी नानी बहुत ही स्पष्टवादी थी, अर्थात स्पष्ट निर्णय लेने में सत्यवादी और स्पष्टवादी दोनों ही चीज इनकी नानी के अंतर्गत थी। अपनी बात इन्होंने प्यारेलाल शर्मा जी के सामने रख दी थी कि मैं अपनी बेटी के साथ शादी आप जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के साथ में कराना चाहती हूँ। वे किसी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती थी, भले ही वे लेखिका के नाना ही क्यों ना हो। किसी की निजी जिंदगी में वो कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती थी, इनकी नानी की सबसे बड़ी विशेषता थी। और यहाँ तक वो नाना जी क्यों ना हो, उनकी भी जीवन में वो किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती थी। इनकी सबसे बड़ी ये सारी विशेषता।
तो जैसा कि मैंने बताया था, इन सारी विशेषताओं के कारण नानी के प्रति ये प्रभावित थी लेखिका मृदुला गर्ग जी। यहाँ जो यह प्रश्न पूछा जा रहा है, जो पहला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक का, इसमें यही पूछा जा रहा है कि किन कारणों से लेकर इन्होंने अपनी नानी को देखा नहीं लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थी। ऐसा क्यों थी प्रभावित, किन कारणों से प्रभावित थी, तो उन कारणों के बारे में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। नंबर 1, इनकी नानी की विशेषता के अपनी बेटी की शादी स्वतंत्रता सेनानी से करानी चाहती थी। नंबर 2 विशेषता मतलब परंपरागत ढंग से जीने वाली औरत, पर्दा नसी वाली औरत, पर्दा करने वाली औरत फिर भी अपने स्वतंत्र विचारों को रखने में आज़ाद रहती थी। नंबर 3, स्पष्टवादिनी सत्यवादिनी थी ये, और ये किसी की जिंदगी में, नंबर 4, किसी की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करती थी, अपनी जिंदगी को स्वतंत्र रूप से जीना चाहती, दूसरे की जिंदगी को भी स्वतंत्र रूप से जीने के लिए अवसर देती थी, चाहे इनके नाना जी क्यों ना हो। तो इन कारणों के इनकी जो मृदुला गर्ग जो थी, ये अपनी नानी को लेकर काफी प्रभावित थी इन कारणों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? यूं तो लेखिका की नानी का आजादी के आंदोलन में कोई प्रत्यक्ष योगदान न था, क्योंकि वे अनपढ़, परंपरागत, पर्दानसी, दूसरों की जिंदगी में दखल न देने वाली महिला थी। पर कम उम्र में ही अपनी मृत्यु को निकट जान वे अपनी 15 वर्षीय बेटी लेखिका की मां के लिए चिंतित हो उठी। उन्होंने अपने पति से कहा कि वे पर्दा का लिहाज छोड़कर उनके स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं तथा उनसे मिलकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता वो स्वयं तय करें। जिस वर्ष से उनकी बेटी की शादी हो वह भी उन्हीं शर्मा जी जैसा ही आज़ादी का सिपाही हो। इस तरह उनकी स्वतंत्रता आंदोलन में परोक्ष रूप से भागीदारी हुई। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से कोई भागीदारी नहीं रही। ये पूछा जा रहा है प्रश्न कि लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपके सामने यही प्रस्तुत करना चाहूँगा। हालांकि इनकी नानी जी की प्रत्यक्ष रूप से कोई स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी नहीं रही, बट इन्होंने एक चीज को लेकर इनके प्रति, भारत देश के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति और स्वतंत्रता, भारत देश से प्यार करने वालों के प्रति इनका जो स्नेह और प्रेम और श्रद्धा थी वो एक बार देखने को बहुत प्राप्त होती है। वह कहाँ प्राप्त होती है मैं बताना चाहूँगा। इनकी नानी जी अपनी बेटी अर्थात मृदुला गर्ग जी की माँ की शादी एक ऐसे व्यक्ति से करना चाहती थी जो कि जिसने स्वतंत्रता में अर्थात देश को स्वतंत्रता कराने में उस आंदोलन में भाग लिया हो, ऐसे व्यक्ति से अपनी बेटी की शादी अर्थात मृदुला गर्ग की माँ की शादी कराना चाहती थी। इस रूप से यह पता लगता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भले ही इनका भाग न रहा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जरूर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वो भाग किस कारण से लिया? इसी कारण से लिया जो कि अभी हमें सुनने को प्राप्त हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि अपनी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से कराना चाहती। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की मां की विशेषताएं लिखिए। लेखिका की दादी के घर का माहौल शब्द चित्र अंकित कीजिए। अर्थात मतलब परंपरागत ढंग से जीती नहीं थी, एक अनपढ़ थी और बच्चों को अधिक प्यार नहीं करती थी, ज़्यादा अपने काम से काम मतलब रखती थी, कोई चिंता नहीं रहती थी। अर्थात ज़्यादा अनपढ़ नहीं थी, पढ़ी लिखी थी ऐसे तो, लेकिन ज़्यादा नहीं थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी साहित्य वगैरह पढ़ती रहती थी। फिर भी इनके प्रति लोगों की श्रद्धा का क्या कारण था, यह प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में मैं बताना चाहूँगा, इनकी माँ के प्रति जो लोगों की श्रद्धा का और भक्ति और भाव का कारण जो है वह इनकी स्पष्ट बाध्यता के कारण है। नंबर 2, इनकी सत्यवादिता अर्थात कभी भी ये झूठ नहीं बोलती थी। नंबर 3, किसी की गुप्त बात को ये किसी से नहीं कहती थी, अर्थात अपनी अंतर्गत रहती थी, गोपनीय बात को किसी से नहीं छुपाती थी। ये सभी कारणों के माध्यम से, अच्छा इन कारणों के कारण इनकी माँ के प्रति लोगों की, इनके परिवार के लोगों की सबकी श्रद्धा का कारण है। आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या देख लीजिए, लेखिका की मां आजीवन खादी की साड़ी पहनती तथा गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करती थी। उनकी मां में
खूबसूरती, नजाकत, ईमानदारी और निष्पक्षता का संगम था। इससे वे परिजात सी लगती थी। उनमें आजादी के प्रति जुनून तथा लगाव था। वे हमेशा किसी की गोपनीय बात को गोपनीय ही रखती थी तथा किसी के सामने प्रकट नहीं करती थी। वे सदा सत्य बोलती थी। इससे परिवार वाले उनका आदर करते थे। इन सभी कारणों के माध्यम से, इन सभी कारणों की वजह से इनके परिवार वाले इनकी माँ को प्यार करते थे। अर्थात लीक से हटकर चलना, किसी को ज्यादा मोह माया न रहना, अपने साहित्य को ही पढ़ते रहना, फिर भी इनके प्रति जो लोगों का लगाव था, इनके परिवार वाले लोगों का इनके प्रति, वो 3-4 कारणों से इनके प्रति लगाव था। एक तो ये कम बोलती थी, एक स्पष्टवादी थी, एक सत्यवादी थी, दूसरी बात किसी की गोपनीय बात को किसी से नहीं कहती थी। इन सभी कारणों से इनके प्रति परिवार वालों का लगाव था। यह इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र कीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आपकी पाठ्य पुस्तक से बता दूंगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो इनकी दादी की जो विशेषता रही है वो निम्न कारणों के माध्यम से रही है। अर्थात इनकी दादी की भी यही विशेषता रही है कि कभी भी इन्होंने झूठ नहीं बोला, स्पष्टवादी थी। अर्थात ये किसी प्रकार का किसी पर थोपती नहीं थी, किसी प्रकार का स्वतंत्र विचारों को जीने वाली थी। और एक दिन की बात थी, जैसा कि इसमें बताया होगा, बताऊंगा आपको। लेखिका की दादी के घर का माहौल अन्य घरों से अलग था। वहां सबको लीक से हटकर चलने की छूट थी। लड़के लड़कियों में कोई भेद नहीं किया जाता था। खुद दादी ने ही अपने पुत्र वधू के गर्भवती होने पर बेटी पैदा होने की कामना की थी। घर में स्त्रियों को आदर सम्मान दिया जाता था। खुद लेखिका की मां को परिवार में साहित्यिक परिवार भर के लोग मानते थे। परिवार का वातावरण धार्मिक था। स्वयं दादी नियमित रूप से मंदिर जाया करती थी। उनके परिवार में साहित्यिक माहौल था। लेखिका की मां पुस्तकें पढ़ने, चर्चा करने, संगीत सुनने में समय बिताया करती थी। वहां स्त्रियों को इतना सम्मान दिया जाता था कि 5 पुत्रियां पैदा होने पर भी घर में लेखिका की मां का आदर करना हुआ था। अर्थात कहने के तात्पर्य यह है कि इनके जो लेखिका की दादी के घर का जो माहौल था बहुत ही अत्यधिक उत्कृष्ट था। अर्थात ये बेटियों को और बेटाओं में किसी प्रकार का फर्क नहीं समझती। यह बात तब सिद्ध होती है जब ये इनकी माँ की इनकी जो मृदुला गर्ग जी की माँ जब गर्भवती हो जाती है, उसके बाद में वो ईश्वर से मन्नत मांगती हैं, अर्थात परमात्मा से प्रेयर करती हैं कि जो मेरी वधू है, पुत्र वधू है, उसके बेटी उत्पन्न हो। इन चीज़ों से यह पता लगता है कि बेटी और बेटा में यह किसी प्रकार का फर्क नहीं करना चाहती है तथा यह दिखाना चाहती है समाज में कि बेटी बेटा एक ही हैं। जो बेटियां कर सकती हैं वो बेटे, जो बेटे कर सकते हैं वो बेटियां भी कर सकती हैं। और बेटियां क्या नहीं कर सकती हैं, बेटियां सब कुछ है। बेटियों को संघर्ष के प्रति लड़ने की एक इनकी धारणा थी कि बेटियां संघर्ष करें लड़कों की तरह, वो भी लड़कों की तरह बने। इसलिए चाहती थी परिवार में, और परिवार में बेटियां और वधुआं होने पर भी ये नहीं सोचती कि मतलब बहुत ज़्यादा घर में लड़कियां हैं और लड़कियां होने पर ये सोचे कि मतलब ज़्यादा लड़कियां हैं तो ये भार समझें। इनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी कि लड़कियों को लेकर ये किसी प्रकार की गलत फहमी में रहें। जैसे आजकल के लोग आपने देखा होगा कि एक लड़की क्या उत्पन्न हुई घबरा जाती है, लेकिन इनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। और भी लड़कियां होने पर भी यह हमेशा लड़की की मन्नत करती नहीं। देख लीजिए आज कलयुग में कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस प्रकार इनके घर का माहौल था। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोह के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि पतोह के पहले रूप में बच्चे से लड़की पैदा होने के लिए क्यों मांगी। अर्थात पतोह के रूप में अर्थात लड़की होने की मन्नत क्यों मांगी इनकी दादी ने। मैं बताना चाहूँगा इनकी दादी सर्वप्रथम
जैसा कि मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया है कि इनकी जो दादी थी वो हमेशा लड़कियों को स्नेह करती थी, लड़कियों को प्यार करती थी और इनकी भावना लड़के और लड़कियों को लेकर कोई भिन्नता की भावना नहीं थी, अर्थात लड़के और लड़कियों को समान रूप से देखती थी। घर परिवार में और लड़कियां भी उत्पन्न हुई, उनके उत्पन्न होने पर भी इनको कोई दुख नहीं हुआ और यह समाज को बताना चाहती थी, जो इन्होंने इनकी माँ ने जो परिस्थितियाँ झेली वो चाहती थी कि सभी लोग इस प्रकार की परिस्थितियाँ झेले, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में कुल मिलाकर समान, और समाज को एक दिखाना चाहती थी कि हमें लड़कियों के प्रति जो हमारी सोच है कि लड़कियों को उत्पन्न नहीं करना चाहिए, जैसा कि लड़कियों को लोग गर्भ में ही गर्भपात करवा देते, मरवा देते हैं, और उस सोच को मतलब नष्ट करना चाह रही थी लोगों की कि आज भी लोगों के अंतर्गत लड़कियों को लेकर अच्छी भावनाएं, लड़कियों को लेकर चाहत है और लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं समझती है। इस वजह से वह भगवान से अपनी पुत्र वधि के लड़की की कामना ईश्वर से कर रही थी और कामना करवा रही थी अपनी पुत्र वधु से कि तू भगवान से लड़की उत्पन्न होने के लिए एक भगवान से कामना कर। इस कारण से यहाँ मन्नत मांगी है लड़की पैदा होने के लिए। अब ये कहा है डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अर्थात दो चीज़ें होती हैं इस प्रश्न के उत्तर में। यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि डराने और धमकाने से क्या किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, या डराने धमकाने से किसी व्यक्ति को सुधारा जा सकता है, या सहजता से सुधारा जा सकता है। दो पक्ष होते हैं। डराने धमकाने से सामने वाले को तत्काल के लिए केवल उसको वो किया जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन आप किसी को सहज भाव से, सहजता के माध्यम से, प्रेम की भाषा से अच्छे रूप से यदि समझाओगे तो मारने धमकाने की अपेक्षा जो सहजता का लक्षण होता है उससे व्यक्ति को सुधारा जा सकता है, न कि किसी व्यक्ति को डराने धमकाने से। आपने पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए, यह बिल्कुल सत्य है कि डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से सबको राह पर लाया जा सकता है। इस पाठ के अनुसार एक चोर दीवार काटकर हवेली में घुस आया, और अब उस समय की बात हो रही है जब नकुल की हवेली की जो बात थी, एक बार की बात थी, तो इनकी जो माँ थी वो एक कमरे में सोई हुई थी। अब ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति डराने धमकाने से और उपदेश देने से इतना समझता नहीं है जितना सहज भाव से और अच्छे कुशल व्यवहार से समझ सकता है किसी बात को, न कि डराने धमकाने से। इस प्रश्न के उत्तर में प्रिय छात्रों, मैं आपके सामने कहना चाहूँगा एक उदाहरण इसी चैप्टर के अंतर्गत आपने पढ़ा था। जब एक दिन की बात थी, इनकी फैमिली से बारात गई हुई थी, सभी मर्द बारात में गए हुए थे, औरतें रह जाती हैं। आपने देखा ही होगा गाँवों में सभी मर्द पहले बारात में चले जाते हैं, अब तो नहीं जाते हैं, सभी लोग एक दो रह जाते हैं मेंबर्स जेंट्स, लेकिन उस समय की बात हो रही है। तो इनके परिवार के सभी लोग, नकुल हवेली जो थी, फेमस हवेली थी इनकी, तो उस परिवार के सभी लोग वहाँ बारात में गए थे। घर में औरतें बची हुई थी, तो औरतें बची हुई थी, इसका यह कारण था कि औरतें जो बची हुई थी वो रात में रत जगा करती हैं। रत जगा का मतलब होता है मतलब रात में जगना। तो इस कारण से जगती रहती थी औरतें, और कि चोर कोई ना आ पड़े, क्योंकि रात में सभी चोरों को पता लग जाता है कि मर्द सभी लोग बारात में चले जाते हैं और घर में केवल औरतें बच जाती हैं, तो औरतें सो जाएंगी, हम लूट लाट के ले जाएंगे। तो उसकी वजह से औरतें कुछ नुक्कड़ नाटक करती हैं रात में, जिससे चोरों को ये पता लगे यहाँ सब लोग जग रहे हैं। तो एक साइड में नुक्कड़ नाटक चल रहा था। इनकी माँ थोड़ी सी वृद्ध थी, तो वो एक कमरे में जाके सो बैठी। नुक्कड़ नाटक की आवाज़ शोर से बचने के लिए कमरे में जा पहुंची, सो गई थी। उधर से एक चोर आया, शहद लगा के, पता नहीं उसे कैसे पता लग गया कि सभी इस हवेली के मर्द बारात में गए हुए हैं। चोर शहद लगा के अंदर कमरे में घुस आया। खुदा न खास्ता हुआ ऐसा कि जिस कमरे में इनकी माँ सो रही थी उसमें वही घुस आया एकदम।
डर गया और डरने से अरे ये तो गलत हो गया। उसने कहा कौन? चोर ने कहा मैं चोर हूं। अच्छा चोर है, क्या करने आए हो? कि चोरी करने आए हो। अच्छी बात। अच्छा बेटा, अच्छे से मुंह को बांध कर, और मेरा ये लोटा रखा है इसमें पानी भर ला कुएं से। उसने सोचा कि इनकी माँ को ये कैसे पता है कि इनके मुंह पर बंधा हुआ है कुछ। एक बात इनकी माँ के बारे में सबको पता था कि साक्षात उनकी माँ की बात भगवान से होती है। तो उसने सोचा कि शायद हो सकता है भगवान इनके पास में सो रहे हों। हुआ क्या कि वो लोटा लिया, लोटे में पानी भर के ले आया, और उसी समय पहरेदार ने इसको धर दबोच लिया। इनकी माँ ने चोर से कहा कि आधा लोटा मुझे पानी पिला, आधा लोटा पानी माँ को पिला दिया, आधा लोटा तू पी और आधा लोटा तू पी ले। ठीक है, पी लिया। अब हम माँ बेटी हो गए कि माँ ने आधा लोटा पानी पी लिया और आधा लोटा जो बचा हुआ था, तूने तो माँ बेटे का रिश्ता हो गया, तू बेटा हो गया मेरा, मैं तेरी माँ हो गई, चल यहाँ खेती कर। इससे वो चोर था जो उसके अंदर एक निष्ठुरता थी, वो निष्ठुर था, उसकी चोरी करने की जो भावना है एकदम अच्छे रूप में बदल गई और उसने चोरी छोड़कर वहां खेती करना प्रारंभ कर दिया। ये देख लीजिए इनकी माँ की। तो वही कहा गया है इस प्रश्न के अंतर्गत कि किसी को डराने धमकाने से किसी को बदल नहीं सकते, उपदेश देने से किसी को बदला नहीं जा सकता। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, किसी व्यक्ति को आप सहज भाव से, अच्छे भाव से और बड़े प्यार की भावना से, जैसा कि इनकी माँ ने चोर के साथ में जो व्यवहार किया और चोर की जो चोरी करने की भावना को बदला, उसी प्रकार हम अच्छे बुरे लोगों को अच्छाई से बदल सकते हैं। उनको उपदेश न देकर, उनके साथ में इस प्रकार का क्रियाकलाप करके, उनको धमका कर नहीं, उनको पीट कर नहीं, उनको उपदेश देकर नहीं, लेकिन हम अपने व्यवहार से दूसरे को बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो इस प्रकार ये आपके 5 प्रश्न लगभग इस भाग के अंतर्गत कंप्लीट हो जाते हैं। और जो अन्य प्रश्न जो बचे हुए हैं वे प्रश्न में आपको नेक्स्ट भाग में अर्थात 6वें भाग में आपको कराऊंगा। इन प्रश्नों में आपको कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की प्यारे छात्रों, तो सहर्ष भाव से आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।